तो लिथियम आयन बैटरी पे हमने जब रिसर्च शुरू किया तो हमें पता लगा कि इंडिया भारत में कोई भी लिथियम आयन बैटरी बनाता ही नहीं है। बहुत दिन बाद मुझे ये समझ आया कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये इकोनॉमिक से रन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एज इंपॉर्टेंट एज द कार। बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। मिस्टर विक्रांत सिंह जो बैटेक्स के फाउंडर हैं और साथ ही साथ फोर्ब्स अंडर 30 अवार्डी भी हैं, तो आज हम कुछ इनसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर आपका हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए। जो ये रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो आपने एरिया चुना है, यहाँ पे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और ये बैटेक्स का आइडिया कहाँ से आया? कन्नौज के बाद फिर मैं कोटा चला गया। सबका एस्पिरेशन होता है कि आईआईटी में जाना है, और आईआईटी में जाने के बाद मतलब मेरा क्लास 10th के बाद ये था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना चाहता हूँ। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, मैंने जब आप स्कूल्स में होते हो तो आपको एक समझ आने लगता है कि मेरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के प्रति है। जैसे कहीं पे इंजन रिपेयर हो रहा तो आप खड़े होकर वहाँ देखने लग गए, जैसे कहीं पे कोई मैकेनिकल काम चल रहा है तो आप वहाँ पे, तो इट कनेक्ट्स यू, राइट। तो फिर जब मैं कॉलेज गया और मुंजाल यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला कोटा में 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद, एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर में ही। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार बाकी कॉलेज ना एक कंपटीशन करते हैं जिसमें कार बनाते हैं वो लोग, और कार को बना के वो लोग लेके जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो पता लगा कि ये करना है, बट हमें कुछ नहीं पता था कि कार कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। When I stepped in second year of my college, तो हमने कॉलेज को प्रपोज किया कि हम कार बनाना चाहते हैं। और कॉलेज ने बोला क्या बनाना चाहते हो, बजट एंड ऑल ये सब। तो एज ए मैच्योर इनमेच्योर स्टूडेंट आपको पता नहीं होता है, आपके दिमाग में बस ये है कि मुझे गाड़ी बनानी है, कैसे बनेगी मुझे पता नहीं, क्या कॉस्ट आएगी। तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग हमने, तो कॉलेज ने बोला अब एक काम करो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, क्या कॉस्ट आएगी गाड़ी की, क्या इवेंट है, कितने स्टूडेंट चाहिए, क्या आपको स्पेस चाहिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई एंड वी प्रेजेंटेड टू वीसी ऑफ आवर कॉलेज। तो कुछ दिनों के बाद वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया कि ठीक है आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रोफेसर चूज किए जो हमारे मेंटर्स थे, और वहां से हमने अपनी जर्नी शुरू करी। सो आई थिंक दैट वाज आवर मेन, आई वुड से स्टार्ट ऑफ डूइंग इट। फिर हमने क्या करा, सेकेंड ईयर में हमने कुछ गाड़ियां बनाई जो गैसोलीन पे चलती थी। मतलब गैसोलीन का मतलब पेट्रोल और डीजल। तो इवेंट होता है, इसको बोलते हैं इको कार्ट, एफएसए, फार्मूला वर्ल्ड रेसिंग, फार्मूला 1। हमने उसमें पार्टिसिपेशन का डाला। नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज ने बोला कि आप लोगों को अगर कोई भी काम आप गैसोलीन व्हीकल्स से रिलेटेड करें तो हम आपको फंड नहीं देंगे, आपको हम फंड देंगे अगर कुछ भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड कुछ भी करते हो। तो हमने एक्सप्लोर करा, हमें पता चला कि एक इवेंट होता है इको कार्ट, फिर एनकेआरसी, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ले जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारा अप्रूवल आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम डिजाइनिंग पे बैठे, मतलब हम जब डिजाइनिंग कर रहे थे कार की, तो हमें पता लगा कि इन गाड़ियों में ना लिथियम आयन बैटरी, एक कोई बैटरी होती है वो इसमें लगती है एज अ पावर, जो पावर आपको डिलीवर करे। तो लिथियम आयन बैटरी पे हमने जब रिसर्च शुरू किया तो हमें पता लगा कि इंडिया भारत में कोई भी लिथियम आयन बैटरी बनाता ही नहीं है। अच्छा। तो अब वो इवेंट कैसे हो, अब उसके लिए फिर हमने देखा ये बैटरी कहाँ मिलेगी। तो हमने वो बैटरी किसी के थ्रू कोरिया से इंपोर्ट कराई, और जब वो कोरिया से इंपोर्ट करा के हम लेके आए तो क्यूरोसिटी ये नहीं थी कि गाड़ी बनानी, क्यूरोसिटी अब ये हो गई कि इंडिया में ये बैटरी बनती क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि पूरा भारत इस बैटरी को नहीं बनाता है। उस पर हमने रिसर्च शुरू करी, और रिसर्च बैटरी हमारे पास आई, हमने इवेंट करा, इवेंट होने के बाद हमने बैटरी को ओपन किया, हमने उसके बारे में पढ़ा कि बैटरी में क्या होता है, हमने कंपोनेंट्स निकाले, और फिर हमें पता चला कि ये लिथियम आयन बैटरी के जो सेल्स हैं वो इंडिया में नहीं मिलते, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में नहीं बनता है, इसकी वजह से इंडिया में नहीं बनती। तो फिर हमने कहा हम इस सेल्स को बनाएंगे। तो इन थर्ड ईयर वी अप्रोच टू सम ऑफ द प्रोफेसर्स, एंड लकीली हमारे कॉलेज में ना एक बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे हम नैनो मटेरियल रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने कुछ प्रोफेसर्स को अप्रोच किया और उनसे पूछा कि सर हम ये बनाना चाहते हैं एज अ प्रोजेक्ट, हम उसमें क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर ने बोला ये चीज आप ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, कोई और प्रोजेक्ट ले लो। हमने क्या किया, हमने बोला सर हमें यही करना है। तो हमने क्या करा, अगले 6 महीने हमने खुद से स्टडी करी,
और फिर हमने उसकी पूरी डिजाइनिंग कैसे हुई, हम प्रोफेसर के पास दोबारा गए, हमने कहा सर ये हमने काम अभी कर लिया है। तो ओरिजिनल जो थॉट प्रोसेस था कंपनी का वो ये था प्रॉब्लम्स के हम सेल बनाएंगे। तो कॉलेज में हमने वो लिथियम आयन सेल बनाया, मैं और उत्कर्ष मेरा जो को फाउंडर है, अच्छा, हमने डिसाइड किया, ही वॉज 1 ईयर सीनियर टू मी, तो हमने कहा अब हम सेल बनाने का बिजनेस करेंगे। तो जब कॉलेज खत्म हुआ तो हमने उस चीज पे काम करना शुरू किया। बट एज ए इंजीनियर आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पता होती है, आपको ये नहीं पता होता कि कॉस्ट क्या आएगी, सप्लाई चेन क्या आएगा। तो हमें पता लगा इसके अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, वो चाइना से आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इसमें ना हमारे पास पैसे भी सब जितने भी हमारी पॉकेट मनी थी वो खत्म हो गई, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया कि यार रेवेन्यू पैसे कैसे कमाएंगे हम। तो उसके लिए फिर ये आंसर था कि यार लिथियम, निकल, कोबाल्ट कहाँ से आएगा। तो एक ऑप्शन था कि हम चाइना से ले आएं, एक ऑप्शन था हम कहीं और एक्सप्लोर करें, और वो हमारे यहाँ इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उस तरह बड़ा सोच पाए। हमारी थिंकिंग ये थी कि ये मटेरियल कैसे मिलेगा। हमने सोचा कि ये मटेरियल ना अगर हम पुराने ओल्ड स्क्रैप सेल्स हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और फिर हमने एक मार्केट स्टडी करी। उस मार्केट स्टडी में हमने पाया कि ये जो लिथियम, निकल, कोबाल्ट है ये आपकी मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है उसमें भी होता है, आपकी जो लैपटॉप की बैटरी होती है उसमें भी होता है, पावर बैंक की बैटरी में भी होता है। फिर नेक्स्ट डेटा हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट डेटा में हमें पता लगा कि ये जो बैटरीज हैं, हमारा हिंदुस्तान ये फोन बैटरी भी नहीं बनाता है, वो भी हम इंपोर्ट करके लेके आते हैं। आज भी हिंदुस्तान में 96 to 97% जो ओरिजिनल बैटरीज हैं, जो सेल्स होते हैं, वो इंपोर्ट होके आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मिनरल चाहिए जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट वो नहीं है। जैसे ऐसा समझो कि आज की डेट में अगर हमारे यहाँ एलपीजी मिलना बंद हो जाए तो आप क्या करोगे। आपका दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आप स्टोर करके रखोगे कि मेरे को आगे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको यूज करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बोलोगे कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढो, एलपीजी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, बायोगैस यूज कर सकता हूँ, कंप्रेस्ड बायोगैस यूज कर सकता हूँ, कोई और फ्यूल यूज कर सकता हूँ। तो थॉट प्रोसेस ये था कि ये पुराने जो सेल्स कबाड़ में निकल रहे हैं, इससे अगर मैं ये मटेरियल निकाल लूं और इसको मैं नए सेल्स में यूज कर लूं, तो वो वहां से जन्म हुआ बैटेक्स एनर्जीज का। और बैटेक्स एनर्जीज नाम कैसे पड़ा, बैटेक्स मतलब जो फुल फॉर्म हमने रखा था बैटरी एक्स्ट्रा। अच्छा, तो हमने कहा हम जो भी बनाएंगे उसमें एक्स्ट्रा देंगे, तो हमने कहा बैटरी एक्स्ट्रा, कंपनी का नाम रख लिया। 1-2 महीने जब हम डिस्कशन करते थे लोगों से तो बहुत थोड़ा सा कॉमन सा लगता था, तो हमने क्या किया, बैटरी एक्स्ट्रा को हमने बैटेक्स कर दिया। वही ओरिजिनेशन था और हम 2 लोगों ने कंपनी शुरू करी। तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द, मैंने खुद कॉलेज में 6 महीने का रिसर्च किया है। मेरा जो 8 सेमेस्टर होता है कंप्लीटली मेरा प्रोजेक्ट ही यही था, लिथियम आयन बैटरी रिसर्च। तो हमारा ओरिजिनेशन शुरू हुआ सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करने से। हमें नहीं पता था कि हम कंपनी बनाएंगे या हम कुछ बिजनेस करेंगे, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। हमारा थॉट प्रोसेस था इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे और हम बोलेंगे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट धीरे धीरे जैसे करके हमने प्रोटोटाइपिंग बनाई, हमने उसको सॉल्व किया, हमें समझ आया कि ये तो बिजनेस हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बिजनेस को शुरू किया। 2019 में मैंने पास आउट किया और 2020 में हमने बैटेक्स शुरू कर दिया। ठीक है, अगर हम भी किसी भी चीज की, नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत आलोचनाएं मिलती हैं शुरुआती फेज में, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। टेक इंडस्ट्रीज में जनरली ब्रेक इवन करने के लिए और ब्रेक इवन के बाद भी जब आप प्रॉफिटेबल स्टेज में पहुंचते हैं, ठीक है, उस स्टेज को अचीव करने में बहुत सारा पेशेंस लगता है और बहुत सारा रेजिलेंस लगता है। तो उस स्टेज को आपने अचीव करने के लिए आपने कैसे, आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को काउंटर कर पाए, वहां तक आप कैसे पहुंचे? या डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे रिलेटिव्स का डिस्कस करा और सबको ये लगा कि ये जो कह रहे हैं ये अभी 4-5 दिन की बात है और फिर ये कुछ और करेंगे। तो हम जिसको आइडिया बताते थे पहले तो किसी को बिलीव नहीं होता था कि ये भी हो सकता है। दूसरा है कि जब आप फ्रेंड्स से बात करोगे तो फ्रेंड्स, आप भी देखते हो कि फ्रेंड्स अच्छा पैकेज लेके बैठे हुए हैं, वो एक अच्छा इनकम ले रहे हैं, तो आपको ये, अगर आप उस लीग में चले जाओगे, हमारा कॉलेज से ही क्लियर था कि हम ना प्लेसमेंट में बैठेंगे ना हमें प्लेसमेंट चाहिए, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने उत्कर्ष ने इस बिजनेस को शुरू किया तो बहुत इंजॉयमेंट के साथ शुरू किया। डेली जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जब आप पूरे दिन में आपको जो करना है उसमें कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि XYZ क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत कम होती हैं।
आप जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, एक ही आपके पास जिम्मेदारी होती है कि फैमिली का प्रेशर होता है कि आप कर क्या रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएं। और एज अ टाउन, क्योंकि मैं टाउन से था, तो सबका यही था कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। तो बट क्या होता है कि अल्टीमेटली आप में कन्विंसिंग में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो मुझमें आई थिंक शुरुआत से ही थी, क्योंकि मैं कॉलेज का अपने जो क्लब था उसमें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, फिर प्रेसिडेंट भी रहा। तो एज ए लीडरशिप स्किल शुरुआत से ही रही है, पीपल कोऑर्डिनेशन की, टीम वर्क की। तो ऐसा समझो कि आप अपने घर में भी अगर आप कोई कुछ कह रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उनको सेटिस्फाई करना। अंडरस्टूड। आप बहुत शालीनता के साथ उनको बताते हो कि आप अपने पेरेंट्स को कि ये मैं कर रहा हूँ, ये इससे होगा। बट आप बहुत शिद्दत के साथ जब कोई चीज समझाते हो ना, तो दूसरों को भी समझ आता है कि कुछ तो कर रहा है। राइट। तो आज मतलब बिजनेस शुरू होने के 3 साल बाद भी मेरे घर पे पता नहीं था कि कर क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं था कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इट। बट एक अंदर से एक कन्वीनियंस होती है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपको मार्केट वैलिडेशन पता लगती है। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट रेजिलियंस, इट्स मोर अबाउट योर पैशन, कि आप क्या करना चाहते हो। जब आप उसको पैशन में एनरिच हो जाते हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि वेयर द पीपल आर सेइंग व्हाट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रॉब्लम्स आल्सो। मतलब वैसे अगर आप सोचिए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीज से शुरू किया था। हमारे पास सिर्फ 30-40,000 थे, उससे ही हमने बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस को फिर हमें धीरे धीरे एक्यूमेंट आना शुरू हो गया कि रेवेन्यू कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या करें, क्या बनाना है। मार्केट में जब आप 4 जगह घूमते हो तो रिजेक्शंस मिलते हैं। बिल्कुल। आपको डेली हम मतलब आई थिंक मुझे लगता है हम लोगों ने कहीं 100-200 जगह पिच किया होगा कि फंडिंग मिल जाए या कोई पैसे दे दे। करेक्ट। सबने मना कर दिया। तो बट वही होता है कि आप लगे रहते हो, और आप एक दिन आता है जब लोग किसी को आप कन्विंस करते हो, कोई कनेक्ट आपको मिल जाता है, एंड जर्नी शुरू हो जाती है। डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस एस्पेक्ट का। तो जैसे इंडिया में क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो आपके साथ compete कर रहा हो इस पर्टिकुलर रेस में, उसमें कि जो बैटेक्स है वो कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है? आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी आजकल सिर्फ एक बज़वर्ड बन गया है। तो ऐसे बहुत सारी देखो पर्टिकुलर चीजें हैं। क्या होता है कि बहुत दिन बाद मुझे ये समझ आया कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये इकोनॉमिक से रन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने देखा ग्लास बॉटल्स होती है या प्लास्टिक बॉटल्स होगी, आप जब रोड पे जाते होगे आपने देखा होगा साइड में कोई उसको कलेक्ट कर रहा है, कुछ बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई जो पड़ी हुई बॉटल्स होती है आप देखो कोई पिक कर रहा है। वो कोई क्यों पिक कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी आती कहाँ से? क्योंकि उस बॉटल में प्राइस छुपी हुई है। उसको पता है मैं इसको पिक करके कहीं दे दूंगा ना तो मुझे 4 रुपए मिल जाएंगे या 10 रुपए इस पे मिल जाएंगे। सो बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड टू इट, वो उसको पिक कर रहा है। अब डेफिनेटली एज अ बैटेक्स जो हमने शुरू किया था तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही 2015 में शुरू हुई है। कोई रिसाइकल नहीं करता था इंडिया में, और किसी को पता भी नहीं था कि इसमें बैटरी में ये होता है, या इसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं था। धीरे धीरे शुरू हुआ तो 2 कंपनियां आई, 3 कंपनी, आज भी शायद पूरे भारत में क्लोज टू 10 कंपनी से ज्यादा नहीं होंगी जो इस सेक्टर में है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत नया है। और इसमें सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपके पास राइट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, राइट सेट ऑफ कंपटीशन एडवांटेज होगा। मतलब आज की डेट में मैं बताऊं, आप गोल्ड यूज करते हैं जी, आपने 100 साल गोल्ड आपके घर में रखा हो, आप फेक क्यों नहीं देते? क्योंकि उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू है। तो जो मटेरियल आपके पास है, जब आप उसकी वैल्यू क्रिएट करना शुरू करते हैं, तब सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट इसके अलावा गवर्नमेंट का पुश चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने अगर आज बोल दे कि ये चीज अगर आप यूज करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो जैसे गवर्नमेंट ने कंप्लायंस डाला कि पेनल्टी लगेगी प्लस आप प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, देन जो आपका जो सस्टेनेबिलिटी है ना, वो ड्राइव हमेशा इकोनॉमिक्स से होगा या कंप्लायंसेस से होगा। तो अगर दोनों में से आप दोनों चीजों को पैरेलल अगर आप लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी दिखेगी। जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल दूं, यूरोप में प्लास्टिक यूज नहीं होता। आप कहीं भी चले जाइए यूरोप में ग्लास बॉटल्स यूज होते हैं, क्योंकि वो उनकी कंप्लायंसेस हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपने इसको रिसाइकलिंग की मशीन में आप डाल दोगे तो आपको कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे। बिल्कुल होता है। तो वो मॉडल्स नीड टू बी अलॉन्ग विद द वेंडिंग मशीन। क्या है? टेक्नोलॉजी है। जो आपकी क्रशर मशीन है वो टेक्नोलॉजी है, और जो आपका जो 1.5 रुपीज है दैट इज इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। दोनों आपको पैरेलल लेके चलना है। और आज की डेट में एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम आप जो मोबाइल फोन बैटरी यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है, हम आपको बता दें इस मोबाइल फोन में गोल्ड है,
सिल्वर है, बिल्कुल। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कुछ और मटेरियल जैसे प्लैटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, प्लास्टिक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बट इस एलिमेंट जो इसके फोन के अंदर हैं वो नॉन यूजेबल फॉर्म है। जब आप फोन फेंकते हो या लैपटॉप आप फेंकते हो तो आपके लिए तो वेस्ट है। तो हमारी जैसी कंपनीज क्या कर रही हैं, उसकी वैल्यू को एनहांस कर रही हैं। जो वैल्यू इसमें लगी हुई है, कॉपर को अलग कर रहे हैं, गोल्ड को अलग कर रहे हैं, सिल्वर को अलग कर रहे हैं, मतलब बट अवर एज ए बैटरीज व्हाट वी डू इज, जो बैटरीज आपके हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फोन की हो, लैपटॉप की हो, पावर बैंक की हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, उससे हम लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये जो क्रिटिकल मटेरियल है इसको हम निकाल लेते हैं और इसको रीयूजेबल फॉर्म बनाते हैं, जो आप इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सको। तो आपके नए रिसोर्सेस आपको नहीं चाहिए, आप मैक्सिमम जो नीड है हमारे वर्ल्ड की या कंज्यूमर्स की, वो नीड आप इन मटेरियल से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग एट द मोमेंट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 5 to 10 years के बाद आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या है? कोई यंग माइंड है जो ये देख रहा है और ऐसा ही कुछ करना चाहता है, चाहे रिसाइकलिंग बेस्ड हो, चाहे सोलर बेस्ड हो, चाहे एनर्जी बेस्ड हो, वो कुछ ऐसा करना चाहता है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और 5 to 10 years में आपको क्या लगता है कि रिसाइकलिंग, ईवी, सोलर, ये सब कहाँ जा रहा है? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड एक सस्टेनेबल फॉर्म में बढ़ रहा है, इसको होता है रिन्यूएबल एनर्जी। आपके फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है, डेफिनेटली वो कोल है, इनका डिप्लीशन चल रहा है। तो हमारी जो जनरेशन है उसके लिए एक हमें अल्टरनेटिव्स बनाना पड़ेगा, और उसकी अल्टरनेटिव आज जो हमारे पास सोल्यूशन है वो लिथियम आयन बैटरीज है, स्पेशली ऑन ईवीज। तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन तो बढ़ेगा, क्योंकि जिन कंट्रीज के पास ऑयल नहीं है वो क्या करेंगे, लाइक चाइना, हाउ चाइना हैज बिकम सुपर पावर बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। उनके पास ईवी की पूरी चेन है। आप देखो कि पूरे वर्ल्ड में उनकी ईवीज का जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने गैसोलीन जो कार्स का जो रेशियो था उसको बहुत कम किया है, जो पेनिट्रेशन ऑफ ईवीज है बहुत ज़्यादा किया है। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड इवन द स्टेशनरी एप्लीकेशंस लाइक सोलर ESS, इनका जो इंक्रीमेंटल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगले 10 साल में आई थिंक हम लोग भी चाइना की तरह, चाइना में आज की डेट में क्लोज टू 60 to 70% जो व्हीकल्स है वो ईवी हैं। तो हम भी चाइना का ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी एज अ कंट्री हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है इसमें। मुझे लगता है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आज मैं आपको बोलूं कि आपको ना एक पेट्रोल बाइक बनानी है और मार्केट में बेचनी है, तो आज आपके साथ शायद अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्टैब्लिश्ड है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टेबल है, उनकी मार्केट बनी हुई है, हीरो है, होंडा है, TVS है, तो आज उसमें आप एंट्री बैरियर नहीं कर सकते। बट ये जो नया सेक्टर आ रहा है वो यंग जनरेशन अगर उसमें कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो EV हो, सोलर हो, सेमीकंडक्टर हो, AI हो, डेटा सेंटर्स हो, वाटर टेक्नोलॉजीज हो, दीज आर न्यू इमर्जिंग फील्ड्स। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनीज भी हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो जहां आप छोटी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी में, आज वहीं पे बड़ी, वो भी मैच्योर, इमेच्योर है, हम भी इमेच्योर हैं। तो आज हम सबको एक एंट्री पॉइंट मिलता है जहां पे अगर हम कुछ भी एंटर करते हैं, चाहे वो EV के पार्ट्स आप बनाने लग जाएं, मोटर बनाने लग जाएं, बैटरी बनाने लग जाएं, उसकी चैसी डेवलप्ड लाइट वेट चैसी बनाने लग जाएं, इन सब में बहुत फ्यूचर है। इवन ऑन मिनरल्स, अगर आप सप्लाई चेन में मिनरल्स में कुछ करते हैं, वैल्यूएट क्या कैथोड एक्टिव मटेरियल बनाते हैं, या लिथियम पे कुछ करते हैं, कोबाल्ट पे कुछ करते हैं, निकल पे कुछ करते हैं, बैटरी पैक्स में कुछ बनाते हैं, बैटरी पैक्स में आपका उसके बाद आपका आ जाता है ड्राइव ट्रेन में अगर आप कुछ करते हैं, पावर ट्रेन में कुछ करते हैं, चार्जिंग, देन देयर इज अ कंप्लीट फील्ड व्हिच इज कॉल्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, आज के टाइम में जैसे EVs, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि EVs का जो हमारा अडेप्टेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और अभी आपने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को और फैक्ट्स को लेआउट करना चाहूंगा आपके सामने कि जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो EV की बैटरीज के जो फुलफिलमेंट पॉइंट्स हैं फॉर कार्स वो बनाते हैं, बिल्कुल, और वो स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी हैं, सोलर के लिए भी सब्सिडीज हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट क्या हुआ कि उनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने जो अपना EV चार्जिंग स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दूसरों को देने से मना कर दिया, और अभी दे आर टेकिंग अ बैक स्टेप। सो क्या ये सब चीजें सही हैं?
और क्या इस तरीके सारी चीजों की वजह से क्या मतलब अगर कोई ऐसा है जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनना चाहता है तो उसमें क्या स्कोप है, कैसी चीजें वो बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा आप उस पर भी लाइट कर दीजिए। कुछ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि आपके पास गाड़ी है और आपके घर के आसपास पास पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप उस गाड़ी का क्या करेंगे? आप गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल। या आप गाड़ी है तो आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से इसको फिल कराऊं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एज इंपॉर्टेंट एज द कार। एब्सोल्युटली राइट। अब बात आती है कि इसका जो फ्यूचर है, एक्सपेंशन है, वो कैसे होगा। द पॉइंट इज कि पहला तो रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कार है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्स कार यूज कर रहे हो, मैं वाई कार यूज कर रहा हूँ। मेरे जो पेट्रोल डालने वाला जो टैंक का साइज है, जो कैप का साइज है, वो अलग है, आपके टैंक का साइज अलग है। बिल्कुल राइट। तो अभी क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली भारत AC 001, भारत DC 001 आया है, चैट में भी आया है। अभी स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि ओनली चार्जर बना दिया आपने, चार्ज करना शुरू कर दिया। उसकी मैपिंग है, एनर्जी मैपिंग है, प्लस कौन उसको सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, थर्ड पार्टी को दे दिया, अगर कुछ इशू हो गया हु विल बी द लायबल पार्टनर। सो आई थिंक टुडेज डेट मैं ये तो नहीं कह सकता कि व्हाई दे आर टेकिंग बैक, आई डोंट वांट टू कमेंट इनटू इट, इवन आई डोंट नो, बट मैं इतना जानता हूँ कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज हैव स्टेप्ड इनटू इट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैज बीइंग पुट इनटू दिस सेक्टर। एंड इसमें अगर किसी को एंटर करना है तो डेफिनेटली द गुड पार्ट इज दैट दे शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल चार्जिंग स्टेशन, 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, और वहां से अपनी जर्नी शुरू करें। अगर बहुत कम कैपिटल है, टेकिंग अ स्मॉल स्पेस, पुटिंग ऑन द सोलर से आप चार्ज कर सकते हैं, या आप ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी आज की डेट में देखो तो फ्रेंचाइजी भी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द फ्रेंचाइजी टू पुट द चार्जिंग स्टेशन. So I think it depends, but definitely next few years you will see that there will be immense growth of charging stations across our country. दिल्ली में अगर आप देखें तो एक मैंडेट ऑलरेडी है कि few kilometers पे चार्जिंग स्टेशन होना ही चाहिए. वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डिस्टेंस में होना ही होना चाहिए, बट इट विल टेक बिट टाइम टू एस्टैब्लिश दोज इंफ्रास्ट्रक्चर. और इसमें बहुत स्पेस है. अगर किसी को इसमें अब बिजनेस करना है, किसी को एंटर करना है, तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मोर स्पेस इन दिस सेक्टर, नॉट ओनली ऑन द साइड ऑफ, मैं क्या बोलता हूँ कि चार्जिंग, आप उसके कंपोनेंट भी बना सकते हो. बिल्कुल, आप नोजल्स बना सकते हो, आप ट्रांसफार्मर्स बना सकते हो, आप लॉजिक सिस्टम्स बना सकते हो. ओपन फील्ड टू डू एनीथिंग इन दिस सेक्टर. सर, जो अभी हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हमारा टैलेंट्स हैं जो नर्चर नहीं होते और उस फॉरेन अब्रॉड चले जाते हैं, और जो सर्कुलेशन है क्लीन एनर्जी का, तो क्या उस ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा होगा कि इंडिया वुड बी अ ग्लोबल हब ऑफ सस्टेनेबिलिटी? आपका इसमें क्या मानना है? देखो, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ग्लोबल हब सस्टेनेबिलिटी बन सकते हैं, और हम बनने के प्रयास भी कर रहे हैं. बट उसमें क्या है, हमें बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा. जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उनको अगले 10 से 20 साल देने पड़ेंगे इस कंट्री को, इन डेवलपिंग द थिंग्स, इन कंट्रीब्यूटिंग टू एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप मोदी जी का या अगर इंडियन गवर्नमेंट का प्लान देखें तो हम पूरे वर्ल्ड के लिए ईवी मैन्युफैक्चर का एक हब बनाना चाह रहे हैं कि हम ईवी मैन्युफैक्चर करेंगे और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे जी. और उसकी तरफ हम उसके जितने भी प्रयास है वो हम कर रहे हैं. हम सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मटेरियल्स पे काम कर रही है कि सप्लाई चेन कैसे क्रिएट करी जाए. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी जो कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट्स, इन सब के जो पॉलिसीज हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है. रेगुलरली उस पर इंसेंटिव दे रही है. जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी जो नया सेल बनाने की फैसिलिटी है, PLI स्कीम, एक प्रोडक्शन इंसेंटिव 3 साल पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 35,000 करोड़ की लॉन्च करी हुई है. क्रिटिकल मटेरियल एक रिसर्च किया गया है जिसमें लगभग 15,000 करोड़ की सब्सिडी दी हुई है. तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिसी इंसेंटिव्स लेके आ रही है जहाँ पे इन सब चीज़ों को एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा. बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, सही टैलेंट नहीं होगा, सही मैपिंग नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को उतना बड़ा ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं. तो डेफिनेटली इंडिया में आज की डेट में अगर देखें तो इंडिया को पूरा वर्ल्ड भी एक हब देख रहा है, क्योंकि चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जो कंट्री चाइना नहीं जाना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन क्या है. इंडिया इज द ओनली वन ऑप्शन टुडे जहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं अगर, तो वो चीज़ ऑलरेडी हमने उसको एक जर्नी में देखा है. और जैसे हमारा स्टार्टअप भी है, हमें भी गवर्नमेंट ने कोरिया भेजा, अभी जापान भेज रहा है, यूरोप भेजा, पेरिस भेजा, और वहाँ पे एक्सपोजर भी दिया. तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी
वर्किंग ऑन दोज फ्रंट्स टू टू लीड द इंटायर वर्ल्ड। सबको एक उद्यम की तरफ जाना है, जहाँ पे आप 4 लोगों को जॉब दे पाए, नौकरी दे पाए, रादर देन हम खुद नौकरी की तरफ जा रहे हैं। हमें 4-5 साल देने चाहिए कुछ डेवलप और स्टैब्लिश करने के लिए। चाइना में अगर आज आप देखेंगे, चाइना इतना बड़ा सुपर पावर क्यों है? उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी मैन पावर, उनका टैलेंट, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, लोअर लेवल की जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, उनकी स्किल बहुत ज़्यादा है। तो एज अ कंट्री हमें ना स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, जो स्किल्स पे काम करें, और उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, आइदर बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी और क्या कहते हैं रिस्क का जो रेशियो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और खासकर जो एक डर होता है ना यंग एंटरप्रेन्योर का या न्यू एंटरप्रेन्योर का, जो डर होता है कि यार अब हमने ये तो रिसर्च कर ली पर अब ये कैसे होगा, तो इस चीज पे आप थोड़ा वो लाइटन अप करिए। देखो, इसमें मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि डर तभी आता है जब आपके दिमाग में ये चलता है कि होगा कि नहीं होगा। आपके मन में जो आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी 1% भी उसमें संशय नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी। अगर आपने एक बार भी सोच लिया चीज़ नहीं हो पाएगी तो वो नहीं होगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आपको एक यहाँ से, मैं आपको बोलता हूँ, आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल आज हम ग्रेटर नोएडा बैठे हुए हैं, मैं बोलूँ आपको दिल्ली जाना है और दूसरा मैं बोलूँ आपको ना जम्मू कश्मीर जाना है। अब आप सोचो कि आपके मन में ये एक स्टार्टअप ये है जो सोच रहा है मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, तो बीच में जो भी चीज़ें पड़ेंगी, नोएडा पड़ेगा, उत्तराखंड में आप कई सारे सिटीज़ पड़ेंगे, आप क्रॉस करते चले जाएंगे। जब आप छोटा विजन रखते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ से नोएडा कैसे जाना है, सोचोगे कौन से रास्ते से जाना है, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, इस रास्ते से जाऊँगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी। बट आप सोचो जम्मू कश्मीर जैसे ही दिमाग में आपके आता है तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आप वो चीज़ें नहीं सोचते हो जो आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सोच रहे हैं। तो आप अपना जब तक विजन बहुत बड़ा नहीं रखेंगे तो आपको हमेशा परेशानी आएगी। तो आप जब अपना विजन बड़ा कर लेते हैं तो आपके छोटे छोटे जो पॉइंटर्स है ना वो ऑलरेडी आपको क्योस प्रायोरिटी करते हैं। दूसरा है, आप जब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में आए, आप जब इस जर्नी में शुरू हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि 2-3 साल तक कुछ भी नहीं होना, आपको बहुत बोरिंग फील होगा, आपको लगेगा कि कहानी बेकार है। और बोरिंग चीज़ें में ही पैसा है। जब आप कोई चीज़ रिपीटिशन करते हैं, आपको वही चीज़ बार बार आप उस चीज़ को कर रहे हैं और उसमें आपको जब बोरियत फील नहीं हो रहा है, देन ओनली आपको ये फील होना चाहिए अगर मुझे हर तीसरे दिन हर मंथ मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, तो यू आर नॉट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली। आपको रिपीटेड चीज़ें करनी पड़ेंगी और आप जब बड़ा विजन रखते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो हमने भी जब शुरू किया था तो हमें, आप सोचो हमें कुछ भी नहीं पता था, तब भी हम सोचते थे 20,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे हम, ना इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बनेंगे जो हम क्रिटिकल मटेरियल रिफाइनिंग करेंगे। हमें नहीं कुछ पता है, बट मेरा जो विजन है, मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बड़ी है। तो जब मेरी थॉट प्रोसेस बड़ी है, मेरा सिस्टम बड़ा है, तो मैं अगले 3 साल के लिए नहीं सोचूंगा, मैं अगले 10 साल के लिए सोचूंगा। करेक्ट है। तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से है, डेफिनेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपकी मार्जिन्स क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप रेज कैसे करेंगे, आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे, दैट इज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट अगर आपको बहुत लंबा जाना है तो आपको बहुत बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, आपको डूअर बनना पड़ेगा। आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का मतलब ही, फाउंडर का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज फाउंड कर रहे हैं जी। तो अगर आप कोई चीज फाउंड कर रहे हैं देन ओनली दिस करियर इज फॉर यू। अदरवाइज यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर डूइंग समथिंग जो एग्जिस्टिंग था, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने उठाया और उसी में कुछ मैंने प्लस माइनस कुछ मैंने उसमें एल्गोरिथम लगा के उसको मैंने और अच्छा बनाया। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट, अगर आप कुछ ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं जो दुनिया को डिस्टर्ब करेगी, भारत को डिस्टर्ब करेगी, आप अपने सराउंडिंग को डिस्टर्ब करेंगे, तो उस चीज में फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज होगी नहीं होगी, इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। आप सोचो कि कभी ये मत सोचो जो मैंने डिसीजन लिया वो सही हुआ है गलत है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, मेक इट राइट। टेक द डिसीजन, मेक इट राइट। बिल्कुल, दैट इज द जॉब ऑफ द फाउंडर्स,
which need to be there. ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था। अब हमारा एक आखिरी राउंड रहता है, वो है इस पॉडकास्ट का जो है रैपिड फायर। चलिए सर शुरू करते हैं क्विक रैपिड फायर। इसमें आपको एक वर्ड में आपको आंसर देना है या एक सेंटेंस। Okay. ठीक है, एक वर्ड जो आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करे। Perseverance. ओके, बिगेस्ट रिस्क जो आपने लिया। The risk which I have taken is जहाँ पे आपको पाथ नहीं पता हो बट आप करते चले जा रहे हो। It just kind of, I mean, there is no risk when you give your, मतलब मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लगा कि किसी चीज में कोई रिस्क है। एक ही रिस्क लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। कभी कभी आपको लगता है कि if it will not happen then what you will do. That is the only सेल्फ risk. डाउट। Yeah. एक हैबिट जो आपके सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। The discipline and behavior towards the people. Humility. श्योर सर, एक फाउंडर जिसको आपने एडमायर किया होगा। Recent अभी एक कंपनी है Endeavor. So the founder of Endeavor has inspired me something great. So मैं आपको context बता दूं, the founder age is 33 years and he has $25 billion of orders signed from the government of US. And he is building crazy things. I mean, just you think कि Boeing का competition है. Oh my. Boeing is the competitor of that. SpaceX is the competitor of that. I mean, not SpaceX, but at least अगर आप देखेंगे Lockheed है, right kind of companies. He's just giving the headache. So I think I admire him and I feel motivated what he is doing. So Yeah. I'll say that. तो सर, आप अगर यंग होते तो अपने आप को क्या एडवाइस देते? Still young. I am still young. I am 20. I'm 27 years old. मतलब कि आप और जब आप एकदम क्या कहते हैं 19 के होते या 18 के होते, जब आपने अपनी जर्नी बस कॉलेज टाइम में अगर आप अपने आप को कोई एडवाइस देना चाहते तो आप क्या देते? कोई एडवाइस तो नहीं देना चाहता, बट ये है कि थोड़ा सा और आई थिंक उस समय मैच्योर होता तो शायद हम जल्दी वी कुड हैव थॉट अबाउट यू नो। तो आई थिंक इट्स जस्ट कमिंग टू द पोजीशन राइट नाउ। या आई थिंक बट वो ठीक है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऐसी कोई एडवाइस देना नहीं चाहता हूँ कि मतलब उस समय आई थिंक मैं उसी फ्लो से आज भी हो तो उसी फ्लो से जाना चाहूँगा। ओनली द थिंग इज मुझे लगता है कि मुझे अगर एक्सपोजर होता ऑफ यू नो द बिगर कंट्रीज लाइक यूएस और सिलिकॉन वैली जैसा, तो शायद द स्टोरी में बी समथिंग मोर बेटर। आपने जो आज बताया वो बहुत ही इंसाइटफुल था, और खासकर जो ईवी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने जाना, खासकर जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना, जितनी भी कॉन्वर्सेशन थी बहुत ही लाइटफुल थी। और इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमारी स्टोरी और हमें समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।